जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राज्य सांझ की यू। शुरू करते हैं आज का रिविजन। ठीक वैसे जैसा कि जनरली शुरू करते हैं मोटिवेशनल कोट या प्रेरक विचार के साथ। तो आज एक छोटी सी कहानी सुना दी कि एक बार क्या होता है कि कृष्ण भगवान ही इस बात पर डाउट होने लगता है ब्रह्मा को लगता है कि ये वो ग्वाला नहीं जो विष्णु का अवतार है ना। तो वो पृथ्वी पर जाते हैं और उनके साथ जो ग्वाल वाल खेले होते हैं ना उनको गायब कर देते हैं। सोचते हैं कि अब देखते हैं क्या करता है। नारद के साथ जाते हैं। नारद उनको विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि ये भगवान है, लेकिन उनको यकीन नहीं होता। अब उन सबको गायब कर दिया तो तुरंत 1 मिनट में कृष्ण ने अपने जैसे अपने ही वर्जन बना लिए, अलग अलग रूप में ग्वालों के फॉर्म में। तो ब्रह्मा को यकीन हो जाता है कि हाँ यही वो लड़का है जो विष्णु का अवतार है। ठीक है। और फिर ये स्टोरी यूँ है कि जब वो घर जाते हैं तो उनकी माताओं को उनके बच्चों के प्रति ज्यादा अफेक्शन फील होता है, क्योंकि इस बार वो नहीं बल्कि उनके रूप में वो कृष्ण का उनके रूप में खुद भगवान उनके तरह है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी कहानियां, ये स्टोरियां, ये क्या बताती है पता है कि हम भगवान को अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। हमने ब्रह्मा को भी ये बताया कि ब्रह्मा को डाउट होने लगा है। किसने कहा कि भगवान को डाउट होता होगा? किसने कहा कि भगवान भी हमारे तरीके सोचते होंगे? किसने कहा कि वो सारे इमोशन भगवान में भी होते हैं, है ना? हमको कुछ भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है कि भगवान क्या है, क्यों है, कैसे। बस हम ये कोशिश करते हैं कि हमको जितना पता है, हमें जो 5 इंद्रिया जितना जानते हैं ना, वैसे ही भगवान होते हैं। पता नहीं भगवान 7वीं इंद्रिया 8वीं इंद्रिय में होते इससे महसूस करे जाते होंगे। लेकिन हम भगवान क्या है? एक भाव है, एक इमोशन है ना। हम ये कोशिश करते हैं कि हम उस भाव और इमोशन को इस धरती पर हम जहाँ हैं वहाँ फील करने की कोशिश करें। तो इसके लिए हम वो करते हैं जिस सबने कहा कि पीरियड्स में मंदिर में जाना मना है। इतनी बार कहा कि अगर कोई जाता है ना, कोई लड़की जाती है तो उसको गिल्ट महसूस होने लगता है। तो ये न जाना उसको ये अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता का एहसास कराता है कि नहीं, मैं इस नियम को फॉलो करिए। अगर कोई जाता है तो उसको ये पवित्रता फील नहीं होती है। तो हम इन नियमों को क्यों मानते हैं? ये जो हमने नियम बना दिए ना, बार बार कर करके अगर कोई उससे हटके काम करता है, जैसे सच बोलना ठीक है, तो हम ये सच बोलना ठीक है मतलब ये अपने आप में भी ठीक है, या फिर हमने सिर्फ इसको बार बार कह के सही बना दिया? सच बोलना अपने आप में भी ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अपने आप में ठीक नहीं है। बस बार बार कह के हमने उसके प्रति एक अलग ही ओरा गढ़ दिया, है ना। कुछ ऐसी चीजें जो छोड़ देनी चाहिए। कुछ मैं फिर मुद्दे से भटक गई हूँ। कुछ ऐसी चीजें जिनको उनको मैं बस आपको ये समझाना चाह रही थी कि हमारा जो बेस्टतम वर्जन होता है ना, जो आपको एक्सट्रीम खुशी दे पाता है, आपको पता ही नहीं होता है कि आप ये भी कर सकते हैं। बस उसी भाव को जिए, उसी भाव को जिए। पता नहीं मैं क्या समझाना चाह रही थी और क्या समझा पाई हूँ। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम है ना रिविजन करेंगे। हम आज क्या रिवाइज करेंगे? हमने ना आज क्या पढ़ा हमने? हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र राजस्थान जी की एक बुक। कल वाले सेशन में हम सिंचाई परियोजनाएं और क्या पढ़ा आज हमने? क्या पढ़ा? देखो, कल हमने सिंचाई परियोजनाएं पढ़ी थी। इस चैप्टर में, इस किताब में हमने कितने चैप्टर पढ़ लिए? 10 से 12 चैप्टर पढ़ लिए हमने, है ना। परिवहन, पर्यटन, उद्योग धंधे, वन्य जीव वगैरह हैं, और राजस्थान का भौतिक स्वरूप वगैरह है, मिट्टियाँ वगैरह हैं, जलवायु वगैरह है ना। ये सारे सेगमेंट हमने आज के सेशन में कवर करें। मतलब इससे पहले वाले सेशन में हम कवर कर चुके हैं। आज हमने ऊर्जा संसाधन पढ़ा और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब, है ना। बायोगैस ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। फिर क्या पढ़ा हमने? देखो चैप्टर कितने, चैप्टर के नाम दोहराती हूँ ना, कुछ तो ध्यान आएगा इसे। सबसे पहले हमने पढ़ा भौतिक स्वरूप, फिर हमने पढ़ा, शायद
आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, समय ले सकता है, क्योंकि हमने आज अच्छे से पढ़ा है तो रिजल्ट भी अच्छे से होगा। ठीक है, तो पहला चैप्टर है हमारा भौतिक स्वरूप का, है ना। राजस्थान के भौतिक स्वरूप का चैप्टर पहला राजस्थान का भौतिक स्वरूप है। फिर अपवाह तंत्र वगैरह है, झीलें वगैरह हैं, है ना, और ऊर्जा खनिज है ना, और ऊर्जा संसाधन है, फिर परिवहन है, पर्यटन वगैरह है, वन्य जीव वगैरह है, उद्योग धंधे वगैरह हैं, और इसके अलावा सिंचाई परियोजनाएं वगैरह हैं, जलवायु वगैरह है, मृदा वगैरह है। ठीक है, ये सारे चैप्टर हमने पढ़े इसमें, ये सारे चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में हमने रिवीजन करा है। एक तो हमने 3 चैप्टर रिवाइज करा आज के सेशन में। तो इन 3 चैप्टर में हमने देखो, एक तो हमने ना राजस्थान के खनिज पढ़े, खनिज यानी ऊर्जा संसाधन पढ़ा। ऐसा करते ऊर्जा संसाधन को दोहराते हैं, कुछ ना कुछ तो ध्यान आएगा ही सही। ठीक है, तो ऊर्जा संसाधन में क्या क्या पढ़ा हमने? देखो, ऊर्जा संसाधन गेट पर थोड़ा समय है ना, इस बार लिखूंगी भी। ठीक है, ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत दोनों सोचो पड़ा। परंपरागत में से पवन ऊर्जा है, तापीय ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा है, और गैर परंपरागत में जैसे सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, बायोगैस ऊर्जा हो गई, भूतापीय ऊर्जा हो गई, ये सारी चीजें आती है। तो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में हमने ना कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़े, जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा के प्लांट कहाँ कहाँ है, पवन ऊर्जा के प्लांट कहाँ कहाँ है ना, और भी बहुत सारी बातें सौर ऊर्जा से जुड़ी हुई, छोटे छोटे पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु, है ना। फिर सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के बाद गैर परंपरागत स्रोत, जिसमें अपन बायोगैस ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ये कि बायोगैस ऊर्जा सबसे पहले कहाँ थी, सबसे पहले कहाँ लगा प्लांट, हाड़ौती में सबसे, मतलब अलग अलग बातें, अलग अलग महत्वपूर्ण फैक्टर, नीति कब आई, ये सब। और आणविक ऊर्जा के बारे में भी 3-4 बातें, कहाँ कहाँ प्लांट है। मेजरली तो यही पढ़ते हैं कि प्लांट कहाँ कहाँ मौजूद है। ठीक है, फिर ये अपने बायोगैस ऊर्जा, आणविक ऊर्जा, और फिर अपने हैं एक, बस 2 ही बता रखा था शायद, भूताप ऊर्जा के बारे में कुछ है नहीं, और बस इसमें तो यही बायोगैस ऊर्जा और आणविक ऊर्जा, इसमें गैर परंपरागत स्रोतों में बायोगैस ऊर्जा, और एक, बस एक ही है क्या, वो तो एक ही ध्यान रखो। ठीक है, डिटेल से एक ही है शायद तक। अब इनमें क्या क्या बता रहा है, देखो सौर ऊर्जा जो है उसकी नीतियाँ आती है, 11 में आई, 14 में आई, 19 में आई, है ना। और सौर ऊर्जा के, है ना, सौर ऊर्जा के प्लांट है ना, जैसलमेर में है, बीकानेर में है, पोखरण, फलोदी और नोखा और पुगल, इनमें अलग अलग मेगावाट लाइन से बताओ तो पोखरण, फलोदी और नोखा, और एक और है अपने ये पुगल, इनमें कितने कितने मेगावाट बनती है। अभी अपन सौर ऊर्जा को पढ़ रहे हैं ना, थोड़ा समय लगता है मेंशन करते चलते। तो ऊर्जा संसाधन 2 तरीके की, एक तो परंपरागत है, एक है गैर परंपरागत। यहाँ हम सौर ऊर्जा पढ़ रहे हैं परंपरागत में, और पवन ऊर्जा, ये दोनों पढ़ेंगे। अरे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा तो गैर परंपरागत है, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। यहाँ है अपने जल ऊर्जा, जल को क्या कहते हैं, विद्युत, जल विद्युत, भूतापीय विद्युत, तापीय विद्युत, कोयला, पेट्रोल, ये सब, और एक आणविक भी है। आणविक बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, तो अभी सौर ऊर्जा पढ़ लेते हैं, फिर अपन जल वाले पे, तापीय वाले पे, आणविक वाले पर आएंगे। जल में जली मतलब छबड़ा और ये सब है, अच्छी खासी इंफॉर्मेशन है इसमें, बहुत ज्यादा लिखता हूँ। ठीक,
सौर फिर अपने को बाकी 2 लिस्ट मिल सौर ऊर्जा में 11 में नहीं थी, 14 में नहीं थी, 19 में नहीं थी। सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ है, तो जैसलमेर में है, बीकानेर में, जैसलमेर के पोखरण, फरोदी, और नोखा और पुगल, है ना। कितने कितने मेगावाट है इनमें, तो 14, 15 क्रमश है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 14, 15, 700, 900 और 700, इतने मेगावाट है ना। फिर और भी जगह हैं बहुत सारी, जैसे कप सहज, ट्रिक है अपनी कप सहज, ये कोलायत है, क से मतलब कोलायत, खेतड़ी, है ना, और पी से पोखरण, फलोदी, है ना, और स से अपने कोई जे से अपने जायद करके, और ह से अपने हुकड़ा करके, स से कुछ ध्यान नहीं आ रहा। ये वो स्थान है जहाँ पर सौर ऊर्जा क्या है, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, सौर ऊर्जा परियोजनाएं, ठीक है। और सौर ऊर्जा नीतियाँ, सौर ऊर्जा के संयंत्र, सौर ऊर्जा की परियोजनाएं, और कुछ और भी बातें, जैसे जयपुर में एक ऐसा गाँव है जो पूरी तरह के सौर ऊर्जा से चलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1, 2, 3, ये चौथा सेगमेंट पढ़े सौर ऊर्जा। चौथा सेगमेंट है कि कुछ महत्वपूर्ण एक गाँव ऐसा है जयपुर का जो पूरी तरह के सौर ऊर्जा संचालित होता है, नोखा गाँव, है ना। और एक ऐसा भी एक ऐसी मशीन, 2-3 मशीनें मेंशन है जो पूरी सौर ऊर्जा से चल रही है, अलग अलग जगह मौजूद है। एक दूध से जुड़ी हुई कोई मशीन है, पानी उबालने की कोई मशीन है, नाम बड़े बड़े इनके, है ना। फिर एक और है कुछ अच्छा सा, ठीक। फिर इसके अलावा यूँ है कि ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा कहाँ है, बहुत ज़्यादा एक रेलवे स्टेशन है जो पूरा इससे चलता है, ये अजमेर में है, इससे सौर ऊर्जा चलता है। एक और जोधपुर में भी कुछ है जो पूरा सौर ऊर्जा से ही चल रहा है ना। ऐसे करके मतलब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है सौर ऊर्जा में। फिर पवन ऊर्जा के कुछ, पहला पवन ऊर्जा संयंत्र का, दूसरा का, तीसरा का, ये सब। सौर ऊर्जा की, हाँ, तो देखो सौर ऊर्जा, अब पवन ऊर्जा पाई जाती है। तो पवन ऊर्जा में जैसलमेर में है, प्रतापगढ़ में है, फलोदी में, क्रमशः 2099, 2000, 2001, है ना। इतने जैसे इस समय में बने थे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके अलावा और भी है ना। अब और भी है, जैसे और है अपने एक 25 मेगावाट का है, बुढ़ा करके कुछ नाम है ना, सबसे बड़ा है ये। प्लांट वगैरह कुछ होगा ऐसे, है ना। एक है इसके बाद है 12 मेगावाट का, जो है अपने श्रीहर्ष में, सीकर में। सबसे पहला अमर सागर है, 99 में बना था, 2 मेगावाट का। और इसके अलावा और भी है, 2001 में स्थापित होता है, निजी क्षेत्र का होता है, नाम थोड़ा सा सुना है। एक है अपने पूक करके, पोरोहा करके है कुछ, जो 2010 में स्थापित होता है। पवन ऊर्जा नीति आती है 2012 में, जुलाई 2018 जुलाई 2012 में। तो ये बातें पवन ऊर्जा से होगी। फिर बायोगैस भी है, बायोगैस भी देखो, बायोगैस की भी नीतियाँ आती है। 2010 में आई थी, 2016 में संशोधित हुई थी। संशोधन कुछ एक 35% हो गया था, पता नहीं क्या था, और एक और 300 मेगावाट बनाना था हमको। तो ये होगी बायोगैस के बारे में थोड़ी बात। इसके अलावा पहला सबसे बड़ा कोटा में है बायोगैस संयंत्र, और सबसे पहला गंगानगर में, हाड़ौती का कोटा में ही। इसके अलावा बिजली और 2-3 बातें यही मर्ज कर दी कि कचरे से बिजली बन रही है, खल की घास से बिजली बन रही है, और एक और काई से बिजली बन रही है, एक और ऐसे कुछ यही मर्ज कर दी। कचरे से बिजली जयपुर में बन रही है ना, खल से अलवर में बन रही, शायद अजमेर में भी ऐसा ही कुछ है, ठीक है। ये 2 ध्यान रखो। फिर है अपना जलीय, तापीय और आणविक। देखो जल में तो कुछ नहीं बताना, बस ये बताना कहाँ कहाँ विद्युत का निर्माण हो रहा है। जलीय विद्युत मतलब जल से बिजली बन रही, तो सूरतगढ़, छबड़ा, कालीसिंध, बांसवाड़ा, है ना, और एक वो कोटा, ये सुपर थर्मल पावर प्लांट है अपने यहाँ, है ना। ये सारे पावर प्लांट मौजूद है अपने। कोटा वाला जो है वो बेसिकली, उसमें बहुत सारी बातें सन ऐसे करके मैं ध्यान रखा था। 91 73 है, मतलब उससे जुड़े हुए सर 91 73 21 2023, है ना। बीच में बस थोड़ा सा ध्यान रखिए, बीच में है 1200 मेगावाट। 91 73 स्थापित होती है, शुरू होता है बनाना, है ना। 98 83 21 2000 से 2004 और 21 और 23, 2000 से 2004 में इसको पुरस्कार वगैरह दिए गए थे शायद इस दरमियान। और 21 में इतना मेगावाट हो रहा था, और अब 23 में और बढ़ गया, थोड़ा मेगावाट घट गया शायद तक, है ना, ऐसा कुछ। और बीच में दो पेड़ के बीच में 1200 मेगावाट की कुछ इकाइयां हैं यहाँ पे। कितनी है, शायद 2 या 5 इकाइयां हो सकती। तो ये समय का ध्यान, ये सारी बातें ध्यान रखिए। जल के भी पहला इसमें अपने कोटा वाले में।
कितनी 5-6 हैं अभी तो, है ना। अभी ये कोटा अपना पहला थर्मल पावर प्लांट है, सुपर थर्मल पावर प्लांट तो नहीं पहला, लेकिन पावर प्लांट जरूर पहला। फिर अपने गंगानगर खाता है, गंगानगर में भी ऐसे ही हमको समय काल ध्यान रखना होता है, 8, 9, 10 ऐसा करके ध्यान रखो। 8, 9, 10 है ना। 98 में स्थापित होता है और 1900 नहीं 8, 9, 10 1999 में 91 में 1999 में देखो 8, 9, 10 ऐसे जानो। 1999 में पहली इकाई लगी थी। 91 में भी स्थापना समथिंग भी कुछ है, स्थापना होती है ऐसा कुछ। फिर 10 से यूं है कि 660 मेगावाट की इकाइयां हैं यहाँ पे। कितनी है वो शायद मिस रहेगा, कितनी है कि 10 से मैंने 0 से 660 लिया, ये ध्यान रखिए इतना है। इसके अलावा इसमें ना ये भी है, अल्ट्रा भी है, अल्ट्रा भी मतलब इसका एक और वर्जन कि जितनी भी इकाइयां थी ना, मान लो यहाँ होगी अपने 4 इकाइयां, है ना। तो उसके बाद अपने 2 और बढ़ गई। अल्ट्रा का मतलब कि अभी हाल फिलहाल में 2 और इकाइयां बढ़ा दी। अल्ट्रा का मतलब ये होगा, बस इतना ही ध्यान रखो, ठीक है। फिर आ जाते अपन गंगानगर वाला हो गया, ये सेकंड। ये दूसरा थर्मल, ये पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट। मैंने कहा था कि ऊपर वाला पावर प्लांट जरूर, लेकिन सुपर थर्मल पावर प्लांट नहीं पहला ये पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट ये है गंगानगर वाला। अब जो छबड़ा वाला में हमने ना 3, 4, 5 ऐसे करके याद रखने की कोशिश करी थी क्रमशः गिनती से। तो 4 में शायद ये 2003 तो है नहीं यहाँ, 5 में मतलब 2, 3, 4, 5 ऐसा है कुछ। तो 2 इकाइयां हैं यहाँ, 4 इकाइयां हैं यहाँ, दोनों अलग अलग मेगावाट है ना इस वजह से। और 3 तो है नहीं, 2, 3, 4, 5 में 3। फिर 5 में स्थापित होता है ये। यहाँ भी एक क्रिटिकल भी मतलब 2 और इकाई स्टेब्लिश करेगी, मेगावाट भी उनका ज्यादा है इनसे। और इसके अलावा भी एक और स्टेप है अल्ट्रा क्रिटिकल है, उन 2 और के बाद और 2 स्थापित की, उसका मेगावाट इनसे और ज्यादा है। अभी हाल फिलहाल में 21 से 22 ये सब बहुत ज्यादा समय नहीं लेने पर फटाफट से खत्म करेंगे। ये हो गया अपना। अभी अपना ये कालीसिंध वाले में देखो 6 और 7, 6, 7, 8 ऐसे देना। 6 में स्थापित होता है ये, मैं आपको हल्का हल्का से बता दी, बुक पढ़ेंगे तो अच्छे से पता चल जाएगा। 6 में स्थापित होता है, 8 में स्थापित हुआ। 6 इकाइयां हैं यहाँ, 2 मेगावाट की ये शायद ऐसे ही कुछ था। कालीसिंध से इसको जल मिलता है। 6 और 8 का 2 का अंतर ऐसा नहीं। इसको इसमें भी ऐसा है कि क्रिटिकल है, फिर अल्ट्रा तो नहीं, क्रिटिकल है जो 2 और जितनी भी है उनसे 2 और आगे स्थापित करके हाल फिलहाल में अनुमति मिली है, ऐसा कुछ अल्ट्रा मतलब क्रिटिकल का मतलब। अभी इसको कालीसिंध को पुरस्कार भी दिया गया 2021 के दरम्यान। अब बांसवाड़ा में 660 मेगावाट की 2 इकाई है, बस इतना जान। ये हो गया अपने आणविक में राउत भाटा है ना। 1900 कब स्थापित हुआ ये? 75 के आसपास, शायद 73 के आसपास, 1973 में। वो जो अपन सुनते हैं ना राउत भाटा चित्तौड़गढ़, वो। और फिर नरोरा है तो यूपी में, लेकिन हमको कुछ 9-10% के आसपास मिलता है, इस वजह से उसको पट्टे पर। एक बांसवाड़ा में आणविक ऊर्जा में नहीं, बस सब देख लिया। सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा सब कुछ जानिए आपने। अब कुछ बचा के थोड़ा सा उनको करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो अब कुछ खास नहीं बचा। एक है ना, पता नहीं क्या बता रखा था, मुझे भी कुछ पता नहीं था, लेकिन कुछ और था। देखो एक 2 बातें थी। एक ट्रिक कोष्टक कुछ है ना, सानिया मेंशन थी, जैसे निशा पद्मा ने मेरे को रंगा, ये ट्रिक थी। निशा से कुछ स्थानों के नाम बन रहे थे, ये बायोगैस संयंत्र शायद था। हाँ, निशा से कुछ नाम बन रहे थे, पद्मा से भी नाम बन रहे थे। निशा पद्मा ने मेरे को रंगा, मेरे को साइलेंट कर दो। निशा पद्मा रंग दो मेरे को, है ना, 2 को साइलेंट कर देना। रंग से भी मतलब कुछ शब्द बन रहे हैं। मेरे को
ओ साइलेंट कर दो। निशा, पद्मा, रंग, दो, मेरे को, खाली इस दो शब्द को नहीं लेना है, वो मेरे को है, मेरे को नहीं, मेरे को। तो इन सबसे कुछ ना कुछ नाम बन रहे थे, उन सारों का संबंध बायोगैस से था। उनियारा, निसियार, साचोल, संथाल, और रंग से रंग है, फिर राम है ना, और पद्मा से पद्मा भी है, मावल भी है, देवली भी है, प से पहला पहला अपने पचरा है ना, और दे से तो कुछ ही नहीं, मे और मे से अपने मेड़ता है, और क से किशनगढ़ है, कोटपुती से, तो सब बता फिर कहते कहाँ कहाँ पढ़ते हैं सारे साल, कोई टोक में है तो कोई हनुमानगढ़ में है तो कोई गंगानगर में है ना, कोई बारा में है, कोई सिरोही में है ना, इस तरीके से बता भी रखा था। ये ट्रिक थी। एक और कई मतलब ये सारणी ऐसे आई थी, एक और कई सारणी थी जिसमें बता रखा था पहला दूसरा तीसरा, पता नहीं क्या था, वो बायोगैस ही था। पहला दूसरा तीसरा 600, 300 मेगावाट, 400 मेगावाट, ये सब 2022 में बने, पता नहीं क्या था ना। ये सारणी आप पढ़ोगे ना, देखोगे तो आपको पता चलेगा। पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूँ, मैंने करवा रखी, लेकिन सब करवा रखी बच्चों, आपको थोड़ा विजिट करना पड़ेगा। और इसमें क्या बचा, अब मुझे लगता है अब सारा हो गया, अब सारा कुछ हो गया, ठीक है। हाँ अब तो कुछ भी नहीं। तो ये अपने ऊर्जा संसाधन हो गया, थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूंगी। अब इसके अलावा हमने पढ़ा क्या है, लेसन एक तो ऊर्जा संसाधन पढ़ा हमने, तो वो जो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आज मैंने आपको पढ़ा ना, आज अच्छे से रिवाइज करेंगे तो देखो, शुरुआत से शुरू करते हैं। ये है क्या, ये क्या देखते हैं, पहला लेसन तो नहीं, पहला आपने स्वरूप वाला है, दूसरा है अपना अपवाह तंत्र, नदियां भी नहीं, अपवाह तंत्र भी नहीं है, नदियां और अपवाह देखिए, झीलें भी नहीं है ना। फिर है अपना मिट्टियां भी नहीं, मिट्टी भी नहीं पड़ा, मिट्टी पड़ा शायद हमने आज, मिट्टी पड़ा हमने आज, मिट्टी है, एक और ढूंढ लेते फिर, ताकि रीजन उस हिसाब से हो ना। मिट्टी है, मिट्टी पड़ा, मिट्टी पड़ना है। फिर जलवायु, जलवायु आज भी पढ़ना। वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ना हमने आज, मृगवन पढ़े, और ये दिवस कब मनाए जाते हैं, पृथ्वी दिवस और ये सब, ये बड़ा अभ्यारण्य पढ़े हमने। तालसा कुछ मिट्टी और अभ्यारण्य, तो पहले अपन अभ्यारण्य वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, वन्यजीव और